बस बहुत हो गया सहर। अब मैं मजीद लोगों के तंज भरे जुमले और ये हमदर्दी वाली नजरें नहीं सह सकता। हारिस ने कमरे का दरवाजा इतनी जोर से खोला कि दीवार से टकराने की आवाज पूरे घर में गूंजी। सहर जो अपनी छोटी बेटी को गोद में सुलाने की कोशिश कर रही थी, हड़बड़ा के खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। हारिस, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बच्चियां डर जाएंगी, आहिस्ता बोले। बच्चियां डर जाएंगी? हारिस ने तंजिया कहकर लगाया। तुम्हें इनकी फिक्र है, मेरी फिक्र कभी की है? बाहर निकलो तो लोग पूछते हैं, हारिस भाई कोई खुशखबरी या बस ये दो बेटियां ही पालनी है? मेरा दोस्त नासिर कह रहा था कि उसका बेटा अब उसके साथ बिजनेस पे जाने लगा है। और मैं क्या जवाब दूं कि मेरे घर में कोई वारिस ही नहीं है? सहर की आंखों में आंसू भर आए। उसने लरजती आवाज में कहा, वारिस होना या ना होना ये मेरे हाथ पे तो नहीं है ना हारिस। ये तो अल्लाह की देन है। कि ये दोनों बेटे आपका खून नहीं है? क्या ये आपसे मोहब्बत नहीं करती? मोहब्बत से पेट नहीं भरता सहर, और ना ही खानदानी नाम चलता है। हारिस ने सोफे पे पड़े कुशन को गुस्से से परे फेंका। नाम बेटियों से चलता है, कल को ये दोनों पराए घर चली जाएंगी, मेरा क्या बनेगा? ये जायदाद, ये कारोबार किसके लिए है? किसी गैर के लिए? उसी दौरान हारिस की मां शमीम बेगम कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में पानी का गिलास था, लेकिन चेहरे के तासुरात जहर आलूदे थे। हारिस बेटा, तुम नाहक अपना खून जला रहे हो, इससे बात करने का क्या फायदा? जिसकी किस्मत में ही बेटा ना हो, वो तुम्हारा दुख क्या समझेगी? अम्मी, आप भी? सहर ने दुख से अपनी सास की तरफ देखा। आप तो खुद एक औरत हैं। आप तो जानती हैं कि औलाद औलाद होती है। औरत हो इसीलिए कह रही हूँ कि मर्द को सहारा चाहिए होता है। शमीम बेगम ने गिलास मेज पर पटका। हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी के यहाँ वारिस ना हो। लोग तो अब बातें बना रहे हैं कि शायद हारिस की किस्मत पे ही कोई खोट है। तुमने 30 साल में हमें क्या दिया? सिर्फ दो बेटियां? हारिस ने झुंझला कर अपने बाल नोचे और बालकनी की तरफ बढ़ गया। अम्मी ठीक कह रही है सहर, मैं थक गया हूँ अब। मुझे एक बेटा चाहिए जो कल को मेरा बाजू बने। अगर तुम मुझे वो नहीं दे सकती तो फिर मुझे अपने बारे में कुछ और सोचना पड़ेगा। सहर का दिल जैसे डूब गया। कुछ और सोचने से क्या मुराद है आपकी हारिस? क्या आप मुझे छोड़ देंगे? इन बच्चों का क्या होगा? छोड़ने की बात किसने की? हारिस ने पलट कर उसे सर्द नजरों से देखा। लेकिन मुझे वारिस चाहिए, और अगर वारिस तुम नहीं दे सकती तो कोई और दे देगा। कोई और? सहर के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। हारिस, क्या आप दूसरी शादी के बारे में बात कर रहे हैं? शमीम बेगम ने बीच में मदाखलत की। शादी नहीं करेगा तो क्या करेगा? घर बैठकर तुम्हारा मातम करे? हारिस जवान है, कमाऊ है, इसे पूरा हक है कि वो अपनी नस्ल आगे बढ़ाए। सहर ने बेचारगी से हारिस का हाथ थामना चाहा। हारिस प्लीज ऐसा मत कहें, हम डॉक्टर से मशवरा करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे। आप ऐसे फैसले मत कीजिए जो हमारा घर उजाड़ दे। हारिस ने अपना हाथ झटक दिया। फैसला मैं कर चुका हूँ सहर, अब दुआ का वक्त गुजर गया। वैसे भी अलीना मुझे समझती है, वो मुझे वो सब दे सकती है जो तुम नहीं दे सकी। अलीना? सहर के लिए ये नाम बिल्कुल नया था। ये अलीना कौन है हारिस? हारिस के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई, जो सहर के लिए किसी खंजर से कम न थी। अलीना मेरी ऑफिस में होती है। वो मॉडर्न है, समझदार है, और सबसे बढ़कर ये कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे घर को वारिस देगी। सहर वहीं फर्श पर बैठ गई। उसे महसूस हो रहा था जैसे कमरे की दीवारें उसे खा जाएंगी। आपका अफेयर चल रहा था और मुझे खबर तक नहीं हुई? हारिस, मैंने आपकी खिदमत में क्या कसर छोड़ी थी? क्या मेरा कसूर सिर्फ यही है कि मैंने बेटा पैदा नहीं किया? कसूर या मजबूरी जो भी समझो, हारिस ने घड़ी दुरुस्त करते हुए कहा। मैं बलीना से शादी करने जा रहा हूँ। वो इस घर में आएगी, ऊपर वाली मंजिल पे रहेगी। तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें यहाँ रहने की जगह और खर्चा मिलता रहेगा। बस मेरे मामले में दखल मत देना। शमीम बेगम ने फातहाना नजरों से सहर को देखा। देख लिया सहर, मर्द का सब्र कितना होता है, ये आज तुमने देख ही लिया होगा। अब भी वक्त है, शराफत से इस फैसले को कबूल कर लो, वरना हारिस के पास तलाक का ऑप्शन भी मौजूद है। सहर ने अपनी दोनों सोई हुई बेटियों की तरफ देखा। बड़ी बेटी मरियम नींद में किसमसा रही थी, जैसे उसे अपने बाप की लफ्जों की कड़वाहट का एहसास हो गया हो। सहर ने अपने आंसू पोंछे और एक लंबा सांस लिया। ठीक है हारिस। उसकी आवाज में अब क्रिया नहीं बल्कि एक अजीब सी स्पार्ट लहर थी। अगर आपको लगता है कि एक औरत आपको बेटा देकर आपकी जिंदगी मुकम्मल कर देगी, तो शौक से कीजिए शादी। लेकिन याद रखिएगा, जीते जागते रिश्तों को कुचल कर जो महल बनाया जाता है, वो कभी पायदार नहीं होता। हारिस ने एक जोरदार कहका लगाया। ये डायलॉग ड्रामों में अच्छे लगते हैं सहर, हकीकत में नहीं। हकीकत ये है कि अगले हफ्ते अलीना इस घर में आ रही है। बेहतर है कि तुम नाश्ता बनाना सीख लो जो उसे पसंद है।
क्योंकि अब उसे घर के कवानीन वो तय करेगी। हारिस कमरे से बाहर निकल गया और पीछे शमीम बेगम की तंजिया हंसी गूंजती रही। सहर ने अपनी छोटी बेटी को जोर से अपने साथ भींच लिया। उसे लग रहा था कि आज उसकी मोहब्बत और उसके मान का जनाजा निकल गया है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी और शहर के कमरे में मौजूद वो खामोशी किसी आने वाले तूफान का पता दे रही थी। अगले हफ्ते पूरा घर किसी शादी हाल का मंजर पेश कर रहा था। बाहर गली में रंग बिरंगी लाइटें लगी थी और ढोल की थाप शहर के कानों में हथौड़ों की तरह लग रही थी। वो किचन में खड़ी सैकड़ों मेहमानों के लिए चाय और लवाजमात तैयार कर रही थी, जबकि ऊपर वाले पोर्शन में अलीना अपने भारी अरूसी जोड़े में किसी मलका की तरह सजी बैठी थी। सहर जरा जल्दी करो, मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करनी है। हाथ पांव चलाओ, क्या मुर्दों की तरह बैठी हो। शमीम बेगम ने किचन में दाखिल होते ही झाड़ पिलाई। उनके चेहरे पर आज एक ऐसी रौनक थी जो सहर ने अपनी शादी पर भी नहीं देखी थी। सहर ने खामोशी से ट्रे उठाई और बाहर लाउंज में आ गई। वहां हारिस सफेद शेरवानी पहने दोस्तों की झुरमुट में बैठा कहके लगा रहा था। सहर की नजर उससे मिली तो हारिस ने फौरन नजरें फेर ली। उसे जैसे अब सहर का वजूद एक बोझ लगने लगा था। मुबारक हो हारिस भाई, आखिरकार आपकी मुराद पूरी होने वाली है। सुना है भाभी बहुत मॉडर्न है। हारिस के एक दोस्त ने शरारत से पूछा। शुक्रिया यार, बस अब दुआ करो कि घर की रौनक लौट आए। वारिस की कमी थी, वो भी पूरी हो जाएगी। हारिस ने फखर से जवाब दिया, ये भूल कर कि करीब ही खड़ी सहर ये सब सुन रही है। निकाह का वक्त आया तो सहर के पैरों तले से जमीन निकल गई। जब काजी साहब ने हारिस से पूछा कि क्या आपको अलीना वल्द बशीर अहमद के साथ निकाह कबूल है, और हारिस ने बुलंद आवाज में कबूल है कहा, तो सहर को लगा जैसे उसके अपने घर की छत उस पर गिर पड़ी हो। वो वही दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। उसकी 5 साला बेटी मरियम पास आई और उसका पल्लू पकड़ के बोली, मम्मा, पापा इस नई आंटी के पास क्यों बैठे हैं? क्या वो अब हमारे साथ नहीं खेलेंगी? सहर ने तड़प कर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, पापा बहुत मसरूफ है, तुम जाओ जवेरिया के साथ अंदर कमरे में खेलो। रात गई जब मेहमान रुखसत हुए तो हारिस सलीना को लेकर ऊपर चला गया। सहर अपने ठंडे कमरे में दोनों बच्चों को लेकर लेटी रही, लेकिन नींद कोसों दूर थी। ऊपर से आती कहकों की आवाजें उसे बार बार याद दिला रही थी कि अब उसका शोहर अब उसका नहीं रहा। अगली सुबह सहर वजू करके फारिग हुई ही थी कि शमीम बेगम की आवाज गूंजी। सहर उठो, अलीना के लिए नाश्ता बनाओ, उसे पराठे पसंद नहीं है। जरा सैंडविच और ताज़ा जूस तैयार करना। सहर किचन में गई तो देखा कि हारिस और अलीना पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। अलीना ने शो गुलाबी रंग का नाइट गाउन पहना था और वो बहुत ही पुरअतमाद लग रही थी। गुड मॉर्निंग सहर आपी, अलीना ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। हारिस कह रही थी कि आपके हाथ का खाना बहुत ही अच्छा होता है। उम्मीद है नाश्ता भी जबरदस्त होगा। सहर ने खामोशी से प्लेट मेज पर रखी। हारिस ने एक नजर सहर के सूजे हुए चेहरे पर डाली और फिर अलीना का हाथ थाम कर बोला, सहर, आज से घर का सारा इंतजाम अलीना देखेगी। तुम बस किचन संभालो और बच्चों का ख्याल रखो। अलीना को किसी चीज की शिकायत नहीं होनी चाहिए। शिकायत क्यों होगी हारिस? सहर आपी तो बहुत ही समझदार लगती है। अलीना ने जूस का सिप लिया और फिर चेहरा बिगाड़ के बोली, वैसे इसमें चीनी थोड़ी ज्यादा है सहर, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा। सहर का जी चाहा कि वो वहीं चीख पड़े, लेकिन उसने अपनी जब्त को बरकरार रखा। वक्त गुजरता गया और अलीना ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर पर कब्जा कर लिया। वो सहर को एक मुलाजमा की तरह ट्रीट करती थी। हारिस अब सहर के कमरे का रुख भी नहीं करता था। उसे सिर्फ अलीना की खुशी और उसके होने वाले वारिस की फिक्र थी। 2 महीने बाद जब अलीना ने यह खुशखबरी सुनाई कि वो उम्मीद से है, तो पूरे घर में जैसे ईद का समा हो गया। हारिस ने मिठाइयाँ बांटी और अलीना के लिए सोने का सेट लेकर आया। देखा अम्मी, मैंने कहा था ना कि अलीना ही इस घर का नसीब बदलेगी। हारिस ने अपनी माँ से कहा। हाँ बेटा, बस अब दुआ करो कि अल्लाह इसे तंदुरुस्त बेटा दे। फिर उस जहर और इसकी बेटियों को तो मैं देख लूंगी। शमीम बेगम ने जहर उगला। अलीना का रूप अब बिल्कुल बदल चुका था। वो हामला होने का पूरा फायदा उठा रही थी। सारा दिन सोफे पे लेटी रहती और सहर से पाँव दबवाने, फरमाइशें करने, खाने बनवाने और सफाइयाँ करवाने के हुक्म देती। सहर आपी, जरा ऊपर आकर मेरा कमरा साफ कर दे, मुझसे झुका नहीं जा रहा। अलीना ने सीढ़ियों से आवाज लगाई। सहर जब ऊपर गई तो देखा कि पूरा कमरा बिखरा हुआ है। अलीना बेड पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। आपी, हारिस ने कहा है कि अब मैं कोई काम नहीं करूंगी। डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। आप जरा ये कपड़े इस्त्री कर दे, और हाँ, मरियम और जवीरिया को कहें कि नीचे शोर ना करें, मेरा सर फट रहा है। अलीना, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो खेलेंगी। मैं उन्हें कमरे में बंद तो नहीं कर सकती। सहर ने दबी आवाज में एहतजाज किया। अलीना ने फौरन फोन उठाया और हारिस को कॉल कर दी। हारिस,
آپ کی پہلی بیوی مجھے سکون سے رہنے نہیں دے رہی. میں یہاں ٹینشن میں ہوں اور یہ مجھ سے بحث کر رہی ہے. اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو ذمہ دار سحر آپ ہی ہوں گی. 5 منٹ میں حارث گھر پہنچ گیا اور سیدھا سحر کے پاس آ کر اس کا بازو مروڑ دیا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ اس حال میں ہے اور تم اسے تڑپا رہی ہو. اگر اب علینا نے تمہاری کوئی شکایت کی تو یاد رکھنا میں تمہیں بچیوں سمیت سڑک پہ پھینک دوں گا. سحر خاموشی سے آنسو پی کر نیچے آ گئی. اس کی زندگی اب ایک ایسی جیل بن چکی تھی جہاں اسے ہر پل اپنی انا کا خون کرنا پڑتا تھا. 9 مہینوں کا وقت پر لگا کے اڑ گیا. آج صبح سے علینا کی طبیعت خراب تھی. اسے ہسپتال میں داخل کر لیا گیا تھا. ہسپتال کے کوریڈور میں حارث دیوانہ وار چکر لگا رہا تھا. اس کے چہرے پر وہ تناؤ اور خوشی ملی جلی تھی جو اس نے مریم اور جویریہ کی پیدائش پر کبھی محسوس نہیں کی تھی. اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور نرس نے مسکراتے ہوئے خوشخبری سنائی. مبارک ہو حارث صاحب، بیٹا ہوا ہے. حارث جیسے ساکت رہ گیا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. بیٹا؟ سچ میں بیٹا؟ اس نے نرس کے ہاتھ میں پکڑے سفید کپڑے میں لپٹے ننھے وجود کو دیکھا. اس کا جی چاہا کہ وہ پورے ہسپتال میں شور مچا دے کہ آج وہ وارث والا بن گیا ہے. اگلے دن جب علینا گھر آئی تو پورے محلے میں ڈھول بج رہے تھے. حارث نے نوٹوں کی بارش کر دی تھی. سحر کچن میں کھڑی مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی جبکہ اس کی دونوں بیٹیاں مریم اور جویریہ سہم کرے کونے میں کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی. سحر ذرا جلدی ہاتھ چلاؤ، مہمان آ رہے ہیں. شاہمیر کے عقیقے کا مینیو میں نے علینا سے پوچھ کر فائنل کیا ہے، کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے. حارث نے کچن میں آ کر حکم دیا. اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بیٹیوں پر نہیں پڑی. حارث، مریم کو بخار ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا اس نے، ذرا اسے تو دیکھ لیں. سحر نے دبی آواز میں کہا. بخار ہے تو دوائی دے دو سحر، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے. آج میرا بیٹا گھر آیا ہے، مجھے اس کی خوشیاں منانے دو. تم ہمیشہ میری خوشی میں کوئی نہ کوئی منحوس بات لے کر بیٹھ جاتی ہو. حارث یہ کہہ کر باہر نکل گیا. علینا کا کمرہ اب پھولوں اور مہنگے طائف سے بھرا ہوا تھا. وہ ریشمی جوڑا پہنے بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی لیکن شامیر اس کے پاس نہیں بلکہ ایک ملازمہ کی گود میں تھا. آپی ذرا ادھر آئیے گا. علینا نے بلند آواز میں سحر کو پکارا جو ابھی برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی. سحر اوپر گئی تو علینا نے حقارے سے اسے دیکھا. دیکھے سحر آپی، حارث نے شامیر کے لیے یہ سونے کا جھولا منگوایا ہے. آپ کی بیٹیوں کو تو شاید چاندی کا چمچ بھی نصیب نہ ہوا ہوگا. خیر اب اس گھر کی قسمت بدل گئی ہے. اب آپ کا کام صرف یہ ہے کہ شامیر کے گندے کپڑے دھونا اور میرے لیے وقت پر جوس تیار کرنا. علینا میں اس گھر کی بڑی بہو ہوں، تمہاری ملازمہ نہیں. سحر نے ضبط کرتے ہوئے کہا. بڑی بہو؟ علینا نے کہکا لگایا. جس عورت نے شوہر کو وارث نہ دیا ہو اس کی حیثیت اس گھر میں ایک ملازمہ سے بھی زیادہ نہیں ہوتی. حارث سے پوچھ لیں، وہ بھی یہی کہے گا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علینا کا لہجہ مزید زہریلا ہوتا گیا. بچہ اب 2 ماہ کا ہی ہوا تھا کہ علینا نے اس کی ذمہ داریوں سے ہاتھ کھینچ لیا. وہ سارا دن بیوٹی پارلر، شاپنگ اور سہیلیوں کے ساتھ فون پر لگی رہتی. شامیر روتا رہتا لیکن اسے چپ کروانا سحر کی ذمہ داری بن گیا تھا. ایک دوپہر سحر کچن میں بچوں کے لیے روٹی بنا رہی تھی کہ اوپر سے شامیر کے چیخنے کی آواز آئی. وہ بھاگ کر اوپر گئی تو دیکھا کہ علینا بالکنی میں کھڑی کسی سے فون پہ ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے اور بچہ بیڈ سے گرنے ہی والا ہے. علینا بچہ گر رہا ہے، دیکھو تو اسے. سحر نے لپک کر شاہمیر کو اٹھایا. علینا نے فون کان سے ہٹایا اور غصے سے سحر کی طرف دیکھا. آپ کو کس نے کہا تھا میرے کمرے میں آنے کو؟ اور یہ بچہ رو رہا ہے تو اسے نیچے لے جائیں، میرا سر پھٹ رہا ہے اس کی شور سے. تم کیسی ماں ہو؟ ابھی تو یہ چھوٹا سا ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے. سحر نے حیرت سے پوچھا. مجھے نصیحتیں مت کرے آپی، میں نے اسے جنم دے کر اپنا کام کر دیا ہے، اب اسے پالنے کا کام آپ کا ہے. آخر حارث نے آپ کو اس گھر میں رکھا کس لیے ہے؟ علینا نے بدتمیزی سے جواب دیا اور دوبارہ فون پہ مصروف ہو گئی. حارث جب شام کو گھر آتا تو علینا بالکل بدل جاتی. وہ شامیر کو گود میں لے کر صوفے پہ بیٹھ جاتی اور حارث کے سامنے معصوم بن جاتی. حارث، میں بہت تھک جاتی ہوں. سحر آپی سارا دن مجھے تانے دیتی ہے کہ میں نے اپنا بیٹا پیدا کر کے کوئی بڑا کام نہیں کیا. وہ شامیر کو پیار بھی نہیں کرتی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے. علینا نے حارث کے کندھے پہ سر رکھ کر جھوٹے آنسو بہائے. حارث کا خون کھول اٹھا. وہ سیدھا سحر کے پوشن میں گیا. مریم اور جویریہ فرش پر بیٹھ کر کھیل رہی تھی. حارث نے غصے میں مریم کا کھلونا اٹھا کر دیوار پہ دے مارا جس سے وہ ٹوٹ گیا. تمہاری ہمت کیسی ہوئی علینا کو پریشان کرنے کی؟ سحر، میں وارننگ دے رہا ہوں، اگر شاہمیر کے بارے میں تمہارے ذہن میں کوئی بھی غلط خیال آیا تو میں تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا. حارث نے سحر کا بازو مروڑ کے کہا. حارث، میں نے کچھ نہیں کیا، علینا جھوٹ بول رہی ہے، وہ خود بچے کا خیال نہیں رکھتی. سحر نے روتے ہوئے صفائی دینی چاہی. خاموش،
अलीना कभी झूठ नहीं बोलती। वो माँ है, उसे पता है कि बच्चे किसके लिए बेहतर है। तुम बस अपनी जलन में अंधी हो रही हो। हारिस ने उसे धक्का दिया और बाहर निकल गया। मरियम रोती हुई अपनी माँ के गले लगी। मम्मा, पापा अब हमसे प्यार क्यों नहीं करते? क्या हम बुरे बच्चे हैं? सहर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो सकती थी। अगले चंद हफ्ते सहर के लिए किसी अजाब से कम नहीं थे। अलीना ने अब नया ड्रामा शुरू कर दिया था। वो रातों को गायब रहने लगी थी। कभी कहती कि सहेली की तरफ जा रही हूँ, कभी कहती कि अम्मी की तबीयत खराब है। हारिस उस पर इतना अंधा यकीन करता था कि कभी सवाल तक नहीं किया। एक रात सहर पानी के लिए किचन में आई तो उसने देखा कि अलीना पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही है। उसने बुर्का पहना हुआ था और वो बहुत ही घबराई हुई लग रही थी। अलीना, तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? सहर ने पूछा। अलीना पहले तो डर गई, फिर संभल के बोली, आपको इससे क्या? मैं जहाँ भी जाऊं, हारिस को पता है। आप अपनी हद में रहें, वरना कल हारिस से कहकर आपका राशन बंद करवा दूंगी। सहर खामोश होगी, लेकिन उसने नोट किया कि अलीना के पास एक नया मोबाइल था जो वो हारिस से छुपाकर इस्तेमाल करती थी। वो अक्सर आधी रात को छत पर जाकर दबी दबी आवाज में किसी से बहस करती। देखो, मैं तुम्हें अभी भी पैसे नहीं दे सकती। हारिस का बिजनेस थोड़ा स्लो चल रहा है। जैसे ही वो मुझे ज्वेलरी दिलवाएगा, मैं तुम्हें दे दूंगी। अलीना किसी को समझा रही थी। सहर सीढ़ियों के अंधेरे में खड़ी ये सब सुन रही थी। पैसे? अलीना किसको पैसे देने की बात कर रही है? और उसे किस बात का डर है? सहर के जहन में शक की पहली लहर उठी, लेकिन उसने भी कुछ कहना नहीं बेहतर समझा। घर में अब मरियम और जवेरिया का जीना दो भर हो गया था। अलीना ने शमीम बेगम को भी अपने हक में कर लिया था। शमीम बेगम अब सहर की बेटियों को मनहूस कहती थी, जिन्होंने हारिस की जिंदगी में बेटा आने में इतनी देर कर दी थी। अम्मी, मरियम को इस साल नए स्कूल बैग की जरूरत है। उसका पुराना बैग फट गया है। सहर ने शमीम बेगम से कहा। बैग? पैसे क्या दरख्तों पे उगते हैं? अभी शामिर के कपड़े लेने हैं, उसकी वैक्सीनेशन होनी है। मरियम को कहो वही पुराना बैग इस्तेमाल करे। लड़कियां हैं, जितना कम खर्चा उतना अच्छा है। शमीम बेगम ने साफ इनकार कर दिया। हारिस अब शहर के पोर्शन में आना भी छोड़ चुका था। उसे सिर्फ शामिर की शक्ल देखनी होती थी, जो दिन ब दिन बड़ा हो रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके नश्को नगार ना हारिस से मिलते थे और ना ही उनके खानदान के किसी फर्द से। एक दिन हारिस के दोस्त नासिर घर आए। उन्होंने शामिर को गोद में लिया और गौर से देखने लगी। यार हारिस, ये बच्चा तो बिल्कुल तुम पर नहीं किया। इसकी आंखें और रंगत तो बिल्कुल अलग है। हारिस थोड़ा झिम्पा, लेकिन अलीना ने फौरन बात संभाली। नासिर भाई, ये अपनी नानी पर गया है। मेरे खानदान में सब ऐसे ही गोरे चिट्टे हैं। नासिर खामोश तो हो गया, लेकिन हारिस के दिल में पहली बार एक अजीब सा एहसास जागा। उसने शामिर को गौर से देखा। वाकई उसकी शक्ल हारिस से दूर दूर तक नहीं मिलती थी, लेकिन उसने इस ख्याल को झटक दिया। बेटा है मेरा, वारिस है मेरा, शक्ल किसी पर भी जा सकती है। अलीना की बदतमीजी अब इंतहा को छू रही थी। वो हारिस के सामने सहर से काम करवाती और उसे जलील करती। सहर आपी, जरा शामिर की डायपर वाला डब्बा ऊपर ले आए, मुझसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा रही। अलीना ने लाउंज में बैठकर हुक्म दिया। सहर जब डब्बा लेकर आई तो अलीना ने जानबूझकर अपना पाँव आगे कर दिया, जिससे सहर लड़खड़ा कर गिर पड़ी। शामिर जो करीब ही खड़ा था डर के रोने लगा। हारिस उसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ। ये क्या बदतमीजी है सहर? तुम देख कर नहीं चल सकती, बच्चा डर गया है। हारिस, अलीना ने पाँव आगे किया था। सहर ने दर्द से कराहते हुए कहा। झूठ, कितना झूठ बोलोगी? तुमने जानबूझकर तमाशा खड़ा किया ताकि शामिर रोए और मुझे गुस्सा आए। हारिस ने सहर को बालों से पकड़ के खड़ा किया। अगर तुमने अलीना के खिलाफ कोई चाल चली तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बच्चियों की माँ हो। सहर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि इस घर में अब उसकी कोई जगह नहीं बची। वो सिर्फ अपनी बेटियों की मुस्तकबिल के लिए ये सब सह रही थी। इधर अलीना अब और भी लापरवाह हो गई थी। वो अक्सर शामिर को सहर के कमरे में छोड़कर खुद सो जाती या बाहर चली जाती। एक बार शामिर को तेज बुखार हुआ। सहर उसे लेकर अलीना के पास गई, लेकिन अलीना ने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि वो फोन पर किसी से झगड़ने में मसरूफ थी। मैं कह रही हूँ हमाद, मुझे तंग मत करो। मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते भी पैसे दिए थे, अब मजीद कहाँ से लाऊं? अलीना की आवाज चीख रही थी। सहर ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर ये नाम सुना, हमाद। ये हमाद कौन है? सहर का शक अब यकीन में बदलने लगा था कि अलीना कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। अगले चंद दिन सहर ने अलीना पर नजर रखना शुरू कर दी। उसने देखा कि अलीना अक्सर रात को एक खास नंबर से मैसेजेस करती है और फिर उन्हें फौरन डिलीट कर देती है। हारिस जब काम पर होता तो अलीना घर के पिछले दरवाजे से किसी से मिलने भी चाहती थी। एक दिन सहर ने हिम्मत की और अलीना के पीछे गई। अलीना गली के मोड़ पर एक मोटरसाइकिल सवार से मिली।
وہ شخص اسے کوئی کاغذ دے رہا تھا اور الینا اسے کچھ پیسے دے رہی تھی۔ سحر نے دور سے ایک دھندلی سی تصویر کھینچی، لیکن وہ واضح نہیں تھی۔ واپسی پر الینا نے سحر کو دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی، لیکن اس نے فوراً اپنے آپ پہ قابو پایا۔ آپ میرا پیچھا کر رہی تھی؟ الینا نے دھاڑ کے پوچھا۔ تم کون ہو الینا؟ اور وہ شخص کون تھا؟ سحر نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ الینا نے ایک زوردار تھپڑ سحر کے منہ پہ مارا۔ اپنی زبان بند رکھو، اگر تم نے حارث کو کچھ بھی بتایا تو میں شامیر کو سیڑھیوں سے گرا دوں گی اور کہوں گی کہ تم نے اسے دھکا دیا ہے۔ بتاؤ، حارث کس کا یقین کرے گا؟ ایک ایسی ماں کا جو اسے وارث دے چکی ہے، یا ایک ایسی عورت کا جو صرف بیٹیوں کی ماں ہے؟ سحر سن ہو کر رہ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ الینا کتنی خطرناک عورت ہے۔ وہ شامیر کو بھی صرف ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ گھر کے حالات اب ایسے تھے کہ حارث کو الینا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے سحر کا جیب خرچ بند کر دیا اور بیٹیوں کی اسکول فیس دینے میں بھی ٹال مٹول کرنے لگا۔ حارث، مریم کی فیس پچھلے 2 مہینوں سے نہیں گئی، اسکول والے اسے نکال دیں گے۔ سحر نے التجا کی۔ فیس کہاں سے دوں؟ شامیر کے لیے نیا بیڈ بنوایا ہے، اس کے کپڑے آئے ہیں، تم تھوڑا صبر کرو۔ ویسے بھی مریم کو پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ اسے گھر کا کام سکھاؤ۔ حارث نے اخبار پڑھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ سحر کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے اپنے اس شوہر پر حیرت تو ہوئی تھی جو کبھی اپنی بیٹیوں کے لیے جان چھڑکتا تھا۔ ایک جھوٹے وارث کی محبت نے اسے اتنا سنگ دل بنا دیا تھا۔ اسی رات سحر نے دیکھا کہ الینا چھپ کر اپنی الماری سے کچھ زیور نکال رہی تھی۔ وہ حارث کے دیے ہوئے سیٹ تھے جو اب ایک بیگ میں ڈال رہی تھی۔ تم یہ زیور کہاں لے کر جا رہی ہو الینا؟ سحر نے اندھیری میں نمودار ہوتے ہوئے پوچھا۔ الینا اچھل پڑی۔ تم ہر جگہ بھوت کی طرح کیوں آ جاتی ہو؟ یہ میری زیور ہے، میں جب چاہوں جو کروں۔ حارث کا بزنس ٹھیک نہیں چل رہا اور تم یہ زیور کہیں چھپانے یا بیچنے جا رہی ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ سحر نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ الینا نے سحر کو دھکا دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میری راستے میں مت آنا سحر، میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ سحر وہیں کھڑی سوچتی رہی کہ الینا آخر کر کیا رہی ہے۔ وہ کسی کے دباؤ میں ہے۔ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ شامیر کی پیدائش کے پیچھے کوئی ایسی کہانی ہے جو ابھی تک سب سے چھپی ہوئی ہے۔ اگلے دن حارث گھر آیا تو بہت خوش تھا۔ الینا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، تمہاری پسند کی وہ گھڑی جو تم نے دیکھی تھی۔ الینا نے مصنوعی خوشی کا اظہار کیا اور حارث کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو حارث، اب بہت اچھے ہیں۔ کاش اس گھر میں باقی لوگ بھی آپ کی طرح میرا خیال رکھتی۔ اس نے طنزیہ نظروں سے سحر کی طرف دیکھا جو دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ سحر نے محسوس کیا کہ حارث کی یہ اندھا یقین ہی اسے برباد کرے گا۔ اسے کچھ کرنا ہوگا، لیکن وہ بھی بہت کمزور تھی۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف شک تھا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، سحر نے سنا کہ شامیر کے کمرے سے الینا کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ خاموشی سے اوپر گئی اور دروازے کے سوراخ سے دیکھا۔ الینا فون پر کسی سے التجا کر رہی تھی۔ حماد پلیز ایسا مت کرو، شامیر ابھی چھوٹا ہے، میں اسے چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ میں تمہیں اور پیسے دے دوں گی، بس حارث کو کچھ مت بتانا۔ اگر اسے پتہ چلا کہ شامیر اس کا نہیں بلکہ تمہارا بیٹا ہے تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ سحر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے جو سنا تھا وہ اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ شامیر حارث کا بیٹا نہیں تھا۔ الینا نے حارث کو اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ سحر کا جی چاہا کہ وہ بھی حارث کو جگائے اور سب بتا دے، لیکن پھر اسے الینا کی دھمکی یاد آ گئی۔ اگر میں نے ابھی کچھ کہا تو الینا شامیر کو نقصان پہنچا کر مجھ پہ الزام لگا دے گی۔ مجھے بہت ہی سنبھل کے چلنا ہوگا۔ سحر خاموشی سے نیچے آ گئی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ الینا کی کمزوری کیا ہے۔ اب وہ خاموشی نہیں رہے گی، بلکہ اس عورت کا اصل چہرہ سب کے سامنے لائے گی، چاہے اس کے لیے اسے کتنا ہی انتظار کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگلے چند دن سحر نے بہت ہی نارمل طریقے سے گزارے۔ وہ الینا کے ہر حکم کو خاموشی سے مانتی رہی، لیکن اس کی نظریں الینا کے ہر قدم پر تھیں۔ اسے پتہ چلا کہ الینا اب حماد سے ملنے کے لیے مزید بے چین ہو رہی تھی۔ ایک دن حارث آفس کے کام سے شہر سے باہر گیا۔ الینا کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ اس نے شامیر کو سحر کے پاس چھوڑا اور امی کی طبیعت خراب ہے کا بہانہ بنا کر نکل گئی۔ سحر نے فوراً اپنا فون نکالا۔ وہ الینا کا پیچھا تو نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اسے شامیر کا خیال رکھنا تھا، لیکن اس نے الینا کے کمرے میں جا کر تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے وہ پرانا موبائل ڈھونڈنا شروع کیا جو اس نے ایک بار الینا کے پاس دیکھا تھا۔ کافی تلاشی کے بعد اسے وہ موبائل الینا کے میک اپ باکس کے پیچھے چھپا ہوا ملا۔ اس نے اسے آن کیا تو وہ پاس ورڈ مانگ رہا تھا۔ سحر نے کئی نمبر آزمائے مگر کچھ نہ ہوا۔ پھر اس نے شامیر کی تاریخ پیدائش ڈالی اور موبائل کھل گیا۔ اندر جو میسیجز اور تصویریں تھیں وہ دیکھ کر سحر کے ہوش اڑ گئے۔
अलीना और हमाद की बहुत सी ऐसी तस्वीरें थी जो उनके पुराने ताल्लुक को जाहिर कर रही थी। पैगामात में हमाद वाज़ेह तौर पर कह रहा था कि शामिर उसका खून है और वो उसे हासिल करके रहेगा। सहर ने जल्दी से उन तमाम पैगामात और तस्वीरों को अपने फ़ोन से वीडियो बनाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि यही वो वारिस है जिसकी हकीकत हारिस को दिखानी है। उसी वक्त बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। हारिस शायद जल्दी वापस आ गया था। सहर ने वो फ़ोन वहीं पे रखा और तेज़ी से नीचे आ गई। हारिस अंदर दाखिल हुआ तो बहुत ही थका हुआ लग रहा था। सहर, अलीना कहाँ है? शामिर कहाँ है? अलीना अपनी अम्मी के घर की है और शामिर मेरे पास सो रहा है। सहर ने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया। हारिस ऊपर चला गया। सहर ने सोचा कि क्या ये सही वक्त है हारिस को सब बताने का, लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी अलीना घर पर नहीं है। वो उसे मौका नहीं देगी कि वो कोई नया झूठ घड़ सके। उसे हारिस को तब दिखाना होगा जब अलीना भी वहां मौजूद हो। अगली सुबह अलीना वापस आई तो वो बहुत ही खुश लग रही थी। हारिस, अम्मी अब ठीक है। आपके लिए उन्होंने ये खास हलवा भेजा है, उसने हारिस को नाश्ता करवाते हुए कहा। सहर किचन से निकली और हारिस के सामने खड़ी होगी। हारिस, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम फिर शुरू होगी सहर? मुझे नाश्ता तो कर लेने दो, हारिस ने नागवारी से कहा। नहीं हारिस, ये बात आपकी जिंदगी और आपकी इस वारिस के बारे में है जिस पर आपको बहुत फख्र है। सहर की आवाज में एक ऐसी संजीदगी थी कि हारिस रुक गया। अलीना का रंग पल भर में उड़ा। सहर आपी, आप पागल हो गई हैं? हारिस, इनकी बातों में ना आए, ये सिर्फ हमें लड़वाना चाहती है। खामोश अलीना, सहर ने उसे झाड़ दिया। हारिस, आप खुद देख लें कि आपकी इज्जत के साथ क्या खेल खेला गया है। सहर ने अपना फोन निकाला और वो वीडियो चलाने लगी। अलीना ने लपक कर फोन छीनना चाहा, लेकिन हारिस ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। दिखाओ सहर, क्या है इसमें? हारिस ने फोन हाथ में लिया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती गई, हारिस के चेहरे का रंग पीला पड़ता गया। गुस्सा, हैरत और फिर एक शदीद सदमा उसके चेहरे पर आया था। उसने मुड़ के अलीना की तरफ देखा जो फर्श पे बैठ के रोने लगी थी। ये क्या है अलीना? ये हमाद कौन है? और ये मैसेजेस क्या कह रही है? हारिस की आवाज गुस्से से लरज रही थी। हारिस, ये झूठ है, ये सहर ने किसी से बनवाया है, मेरा यकीन करे। शामिर आपका बेटा है। अलीना ने हारिस के पांव पकड़ लिए। उसी वक्त शामिर के रोने की आवाज आई। हारिस ने उस मासूम बच्चे की तरफ देखा जिसे वो अपना खून समझता था। उसके दिल में एक शदीद तेज उठी। उसने अलीना का बाजू पकड़ के उसे खड़ा किया। हारिस के हाथ में पकड़ा मोबाइल फोन लरज रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कानों में अलीना के वो अल्फाज हथौड़े की तरह बज रहे थे जो उसने हमास से कहे थे। अगर उसे पता चला कि शामिर उसका नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है तो वो मुझे मार डालेगा। हारिस ने एक नज़र फर्श पे बैठी अलीना को देखा जो मिशले की तरह तड़प रही थी। फिर उसकी नज़र सहर पे पड़ी जो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। वही सहर जिसके किरदार पर उसने शक किया था, जिसे उसने वारिस ना देने वाली कहकर जलील किया था। आज वही सहर उसके सामने एक पहाड़ की तरह खड़ी थी और हारिस का वजूद रेजा रेजा हो रहा था। हारिस, ये सब एक साजिश है। अलीना ने हाँफते हुए हारिस के घुटने पकड़ लिए। ये मोबाइल मेरा नहीं है, सहर आप ही ने कहीं से मंगवाया है ताकि मुझे आपकी नजरों में गिरा सके। शामिर आपका खून है हारिस। आप अपनी ममता, मेरा मतलब है आप अपने बाप होने के एहसास को कैसे झुठला सकते हैं? हारिस ने गुस्से से अपना पाँव झटका जिससे अलीना पीछे जा गिरी। खामोश हो जाओ अलीना, एक लफ्ज मजीद मत बोलना। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी लेकिन मेरे कान अब भी सुन सकते हैं। इस वीडियो में तुम्हारी आवाज है, तुम्हारा चेहरा है। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मेरे खानदान की इज्जत मट्टी में मिला दी। उसी दौरान शमीम बेगम भी कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने सिर्फ इतना सुना था कि शामिर हारिस का बेटा नहीं है। उनके चेहरे पे हवाएं उड़ रही थी। हारिस, ये तो क्या कह रहा है? मेरा पोता, मेरा वारिस, वो पराया है? हाँ अम्मी, जिस वारिस के लिए आपने सहर को जीते जी मार दिया वो इस औरत के गुनाहों की निशानी है, हारिस ने चिल्ला कर कहा। शमीम बेगम ने एक जोरदार थप्पड़ अलीना के मुंह पे मारा। कम बखत, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। मैंने तुझे सर पे बिठाया, तेरी हर नाज बरादरी उठाई और तूने मेरी बेटी को ये सिला दिया। अलीना जो अब तक मजलूम बनने की कोशिश कर रही थी अचानक खड़ी होगी। उसके चेहरे से वो मसनूई मासूमियत गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक जहरीली मुस्कुराहट ने ले ली थी। उसने अपनी दुपट्टे से आंसू पोंछे और तन के खड़ी होगी। हाँ, नहीं है ये आपका खून, अब क्या कर लेंगे आप? अलीना की आवाज अब पूरे घर में गूंज रही थी। आपको वारिस चाहिए था ना? आपको एक ऐसा बेटा चाहिए था जो आपका नाम रोशन करे, तो मैंने दे दिया। आपने कभी पूछा था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? आप तो बस एक खूबसूरत चेहरा देखकर पागल हो गई थी और आपको बस एक नरीना औलाद चाहिए थी। मैंने वही दिया जो आप मांग रहे थे। हारिस दंग रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वही अलीना है जिसके सामने भीगी बिल्ली बनी रहती थी। तुम तुम इतनी बेहया हो?
حارث نے لرزتی آواز میں کہا۔ بے حیا میں نہیں، خود غرض آپ ہیں حارث صاحب، علینا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ آپ نے اپنی اس بیوی کو صرف اس لیے ٹھکرایا کیونکہ اس نے بیٹیاں دی تھیں۔ آپ نے اپنی بیوی کا پیار صرف اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ آپ کا نام نہیں چلا سکتی تھی۔ میں نے تو بس آپ کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ شامیر میرا بیٹا ہے اور حماد اس کا باپ ہے۔ آپ تو صرف ایک بینک اکاؤنٹ تھی میرے لیے، اور کچھ نہیں۔ حارث نے ہاتھ اٹھایا کہ علینا کو مارے، لیکن علینا نے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ خبردار حارث، اب مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی جرت مت کرنا۔ میں وہ سحر نہیں ہوں جو آپ کے ہر تھپڑ کو خاموشی سے سہ لے۔ اگر آپ نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں ابھی پولیس کو فون کروں گی اور کہوں گی کہ آپ مجھے اور میرے بچے کو جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی اس گھر کی آدھی جائیداد آپ نے میرے نام کر دی ہے، یاد ہے نا؟ حارث کو جیسے کسی نے گہرے کنویں میں پھینک دیا ہو۔ اسے یاد آیا کہ شامیر کی پیدائش کے جوش میں اس نے گھر کا اوپر والا پورشن اور ایک بڑی رقم علینا کے نام ٹرانسفر کر دی تھی۔ وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکا تھا۔ سحر جو اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی آگے بڑھی۔ علینا، بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ، تم اس گھر سے ابھی نکلو گی۔ علینا نے سحر کی طرف مڑ کے دیکھ کر زوردار کہکا لگایا۔ اوہو، بڑی بیگم صاحبہ کو اب زبان مل گئی ہے۔ سحر آپی، آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کی شوہر کی اصلیت آپ کو دکھا دی۔ اور رہی بات نکلنے کی، تو یہ گھر اب قانونی طور پر میرا بھی ہے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ علینا نے شامیر کو جھولے سے اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جاتی جاتی دروازے اتنی زور سے بند کیا کہ پوری دیوار ہل گئی۔ حارث وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گیا، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ شمیم بیگم اپنے کمرے میں جا کر دھاڑے دھاڑے مار کے رونے لگی، لیکن سحر کی آنکھوں میں ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں تھا۔ اس نے مڑ کر حارث کو دیکھا جس کا غرور آج خاک پہ مل چکا تھا۔ سحر، سحر مجھے معاف کر دو۔ حارث نے روتے ہوئے سحر کا پلو پکڑنا چاہا۔ سحر نے اپنا پلو جھٹک دیا۔ معافی؟ حارث، آپ کو لگتا ہے کہ یہ لفظ اتنا بڑا ہے کہ میرا ان تمام زخموں کو بھر دے گا جو آپ نے پچھلے 2 سالوں میں مجھے دیے ہیں؟ میں بھٹک گیا تھا سحر، میں اس عورت کے جال میں آ گیا تھا۔ حارث کی آواز میں گریا تھی۔ آپ بھٹکے نہیں تھے حارث، آپ اندھے ہو گئے تھے، سحر نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ کو اپنی بیٹیوں کی معصوم چہرے نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ آپ کو مریم کی وہ سسکیاں سنائی نہیں دے رہی تھی جو آپ نے اس کا کھلونا توڑ دیا تھا۔ آپ کو جویریہ کا وہ ڈر محسوس نہیں ہوا جب آپ نے اسے منحوس کہا تھا۔ آپ نے صرف مجھے نہیں اپنی اولاد کو بھی مارا ہے حارث۔ سحر وہاں سے ہٹی اور اپنے پوشن کی طرف چلی گئی۔ مریم اور جویریہ اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حارث نے انہیں دیکھ کر بازو پھیلائے۔ مریم، جویریہ، ادھر آؤ بیٹا، اپنے پاپا کے پاس آؤ۔ بچیاں ڈر کے پیچھے ہٹ گئی اور اپنی ماں کی قمیض کے پیچھے چھپ گئی۔ ان کی نظروں میں اپنے باپ کے لیے اب کوئی پیار نہیں تھا، صرف خوف اور اجنبیت تھی۔ حارث کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے وہ سب کچھ کھو دیا ہے جو اس کا اپنا تھا۔ اگلے چند دن اس گھر میں کسی قبرستان جیسی خاموشی چھائی رہی۔ علینا اوپر والے پورشن میں ملکہ بنی بیٹھی تھی۔ وہ اب گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، بلکہ اس نے ایک نئی ملازمہ رکھ لی تھی جس کا خرچہ وہ حارث سے زبردستی لیتی تھی۔ حارث جب بھی اسے نکالنے کی بات کرتا، وہ پولیس اور جائیداد کے کاغذات کی دھمکی دے دیتی۔ حارث کا بزنس پہلے سے ہی خسارے میں جا رہا تھا اور اب علینا کے خرچوں اور حماد کی بلیک میلنگ نے اسے دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا دیا تھا۔ حماد اب اکثر گھر کے باہر منڈلاتا نظر آتا تھا۔ ایک شام حارث دفتر سے تھکا ہارا واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ حماد لان میں بیٹھا علینا کے ساتھ چائے پی رہا ہے اور شامیر ان کی گود میں ہے۔ حارث کا خون کھول اٹھا۔ یہ کیا بے شرمی ہے؟ یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے؟ علینا نے اطمینان سے چائے کا سپ لیا۔ حارث، حماد شامیر کا باپ ہے، وہ اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہے، آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آخر آپ نے بھی تو اسے اپنا وارث مان کر پالا ہے نا؟ حماد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ حارث کی طرف دیکھا۔ شکریہ حارث بھائی، آپ نے میری بیٹی کی اتنی اچھی پرورش کی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے سنبھال لوں گا، بس آپ وہ کاغذات سائن کر دیں جن کا علینا نے کہا تھا۔ کون سے کاغذات؟ حارث نے حیرت سے پوچھا۔ اس گھر کے مکمل حقوق کے کاغذات، علینا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ حارث، آپ کا بزنس تو ویسے ہی ڈوب رہا ہے، حماد کے پاس کچھ اچھے آئیڈیاز ہیں۔ اگر آپ یہ گھر ہمارے نام کر دیں تو ہم آپ کو اس گھر کے نچلے حصے میں رہنے کی اجازت دے دیں گے، ورنہ میں آپ پر گھریلو تشدد کا کیس کر دوں گی، اور آپ جانتے ہیں کہ قانون عورتوں کا کتنا ساتھ دیتا ہے۔ حارث صوفے پر ڈھہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس عورت کے لیے اپنی سگی بیوی سے لڑتا تھا وہ آج اسے سڑک پہ لانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ سحر یہ سب کچن سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اسے حارث پہ کوئی ترس نہیں آ رہا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا تھا جب حارث نے اسے کچن میں دھکا دے کر کہا تھا کہ اب اس گھر کی قوانین علینا طے کرے گی۔ آج وہی قوانین حارث کو مٹانے جا رہے تھے۔ شمیم بیگم کی حالت اب بہت خراب رہنے لگی تھی۔ انہیں فالج کا جھٹکا لگا تھا اور وہ بستر سے لگ گئی تھی۔
अलीना ने उनके कमरे का रुख तक नहीं किया, बल्कि उनकी बीमारी को बुढ़ापे का ड्रामा करार दिया। सहरी थी जो दिन रात उनकी खिदमत करती, उन्हें खाना खिलाती और उनकी गंदगी साफ करती। एक रात शमीम बेगम ने सहर का हाथ थाम लिया। उनकी जुबान लरज रही थी। सहर, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बुरा किया। सहर ने उनके सर पे पट्टी रखी। अम्मी, आप आराम करें, मैंने आपको अल्लाह के लिए माफ कर दिया है, लेकिन जो जख्म आपके बेटे ने दिए हैं उनका हिसाब तो वही देगा। हारिस अब रोज रात को शराब पीकर घर आने लगा था। वो अपनी नाकामी और जिल्लत को भुलाने की कोशिश करता, लेकिन अलीना के कह के उसे चैन लेने नहीं देते थे। एक रात हारिस ने गुस्से में अलीना के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। बाहर निकलो अलीना, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अलीना ने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। 10 मिनट में पुलिस घर पहुंच गई। हारिस को शराब के नशे में धुत देखकर और अलीना के झूठे आंसू पर यकीन करके पुलिस उसे थाने ले गई। सैर खामोशी से अपनी बालकनी में खड़ी देखती रही। जब पुलिस हारिस को घसीट कर गाड़ी में डाल रही थी, हारिस की नज़र सहर पे पड़ी। उसकी आंखों में इल्तिजा थी कि सहर उसे बचा ले, लेकिन सहर ने रुख फेर लिया। अगले दिन हारिस जमानत पर रिहा होकर आया तो वह बिल्कुल टूट चुका था। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े मैले थे। वो सीधा सहर के पैरों में गिर गया। सहर, मैं बर्बाद हो गया। अलीना ने मेरे खिलाफ केस कर दिया है, बिजनेस सील हो गया है और हमाद इस घर पे कब्जा करने वाला है। सहर, तुम ही मुझे बचा सकती हो। तुम कहोगी तो पुलिस मेरा पूरा यकीन करेगी। सहर ने अपना पाँव पीछे खींच लिया। मैं क्यों कहूँ हारिस? आपने मेरे लिए कभी कुछ कहा था? जब आपकी माँ मुझे मारती थी तो आप कहाँ थे? जब अलीना मुझे मुलाजमा कहती थी तो आपका गुस्सा कहाँ था? मैं तुम्हारा शौहर हूँ सहर, हारिस ने चिल्लाकर कहा। शौहर वो होता है जो हिफाजत करे, जो मान दे। आपने तो मेरा मान बाजार में नीलाम कर दिया। सहर ने दो टोक जवाब दिया। अब आप जाने और आपका ये वारिस, मैं अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। तुम कहाँ जाओगी सहर? तुम्हारा कोई नहीं है मेरे सिवा। हारिस ने उसे डराने की कोशिश की। सहर ने एक फाइल उसके सामने फेंकी। ये देखें, मरियम के स्कूल में मुझे नौकरी मिल गई है और मैंने एक छोटा सा घर किराए का देख लिया है। मैंने पिछले 2 सालों में वो हुनर सीख लिया है जो आपकी हवस ने मुझे सिखाया, जिंदा रहने का हुनर। हारिस साकित रह गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि सहर इतनी मजबूत हो चुकी है। उसी वक्त ऊपर से अलीना और हमाद नीचे आए। अलीना के हाथ में कुछ कागजात थे। हारिस, ये लो, अदालत का हुक्म है, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। मैंने ये घर हमाद को बेच दिया है और अब हम यहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। तुम और तुम्हारी ये रोती धोती बीवी अभी यहाँ से दफा हो जाओ। हारिस ने कागजात देखे। उस पर उसके अपने दस्तखत थे जो अलीना ने नशे की हालत में उससे लिए थे। हारिस के पास अब कोई नहीं बचा था, न घर, न दौलत, न इज्जत। वो अपनी माँ के कमरे की तरफ भागा, लेकिन वहाँ शमीम बेगम बेहिस्सो हरकत लेटी थी। उनका इंतकाल हो चुका था। सदमे और बीमारी ने उनकी जान ले ली थी। हारिस वहीं फर्श पर बैठ के धाड़े मार के रोने लगा। एक ही दिन में उसका सब कुछ लुट गया था। सहर ने अपनी बेटियों के हाथ थामे और अपने छोटे से बैग के साथ घर से बाहर निकलने लगी। हारिस ने उसे रोका। सहर, मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरी माँ मर गई, मेरा घर छिन गया, मैं कहाँ जाऊंगा? सहर ने गेट के पास रुककर आखिरी बार मुड़ के देखा। वहीं जाए हारिस जहाँ आपने अपनी बेटियों को भेजने का सोचा था। सड़क पर सहर गली में निकल गई। मरियम और जवेरिया ने एक बार भी पीछे मुड़ के अपने बाप को नहीं देखा। हारिस वहीं गेट पर गिर गया, जबकि अंदर से अलीना और हमाद के हंसने की आवाजें आ रही थी। आसमान पर काली घटाएं छा रही थी, जैसे कुदरत भी हारिस की जिल्लत पर मोहर लगा रही हो। हारिस को अब एहसास हो रहा था कि वारिस का मतलब सिर्फ बेटा नहीं होता, बल्कि वो सुकून होता है जो उसने अपने हाथों से उजाड़ दिया था। कुछ ही अरसे में हमाद ने अलीना को भी धोखा देना शुरू कर दिया। वो अलीना से पैसे लेता और दूसरी औरतों पे उड़ाता। एक दिन हमाद ने अलीना को घर से निकाल दिया और शामिर को भी अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। अलीना अब सड़क पर थी। गोद में वो बच्चा था जिसे वो अपना सबसे बड़ा मोहरा समझती थी। वो हारिस को ढूंढने लगी, लेकिन हारिस अब एक गुमनाम जिंदगी गुजार रहा था। किसी फैक्ट्री में मजदूरी करके अपने गुनाहों का कफारा अदा कर रहा था। शहर की बेटियां बड़ी हो रही थी। मरियम स्कूल में टॉप कर रही थी और जवेरिया पेंटिंग में नाम कमा रही थी। शहर ने उन्हें कभी अपने बाप के खिलाफ नहीं भड़काया, लेकिन बच्चों के दिलों में हारिस के लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन शहर बाजार से गुजर रही थी कि उसने एक फकीर नुमा आदमी को देखा जो कूड़ेदान से कुछ ढूंढ रहा था। वो हारिस था। शहर के कदम रुक गए, लेकिन उसने उसे आवाज नहीं दी। उसने महसूस किया कि कुदरत का इंसाफ कितना मुकम्मल होता है। हारिस का वो बेटा तो ना मिला, लेकिन उसने वो बेटियां भी खो दी जो उसकी जन्नत बन सकती थी।